ओके, स्क्रीन विजिबल है, स्टार्ट करें। यस सर। ओके, so let's begin the session. This is lecture number 40, and what we have discussed in the previous session, there were some interrupt during the session, so we have planned for repeat this session again. So again we are starting unit number 4, scheduling part 1. So in the previous session we have already discussed about the scheduling, so we'll discuss in this session again. The definition of scheduling means scheduling refers to a set of policies and mechanisms supported by operating system that controls the order in which the work is to be done. So शेड्यूलिंग रेफर करता है उन सेट ऑफ पॉलिसीज को या मैकेनिज्म्स को जो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू सपोर्ट की जाती है और जिनका काम ये होता है कि जितने भी कंप्यूटर में प्रोसेस चल रही हो उन सभी को कंप्लीटेड करें और एक पर्टिकुलर ऑर्डर में कंप्लीट करें, क्योंकि मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट में कई सारे प्रोग्राम्स कई सारी प्रोसेस एक साथ प्राइमरी मेमोरी में चलती है। उस केस में सारी प्रोसेस को सिस्टमेटिकली मैनेज करना, सिंक्रोनाइज करना, उनका ऑर्डर मेंटेन करना ये ज़रूरी होता है। अदरवाइज हर एक प्रोसेस का जो कॉन्टेक्स्ट है, जो डेटा स्ट्रक्चर है, वो कोलैप्स होने के चांसेस बढ़ जाएंगे और डिस्ट्रॉय होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो शेड्यूलिंग होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए शेड्यूलिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एक ऐसी पॉलिसीज़ का सेट है, मैकेनिज़म्स का सेट है, जिसके थ्रू वो सारी प्रोसेस को मैनेज करता है, सारे रिसोर्स को मैनेज करता है, कब किस रिसोर्स को प्रोसेस को एलोकेट करना है, कितने समय के लिए एलोकेट करना है, ये सब प्लानिंग के साथ शेड्यूलिंग की जाती है। तभी कोई भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट में सिस्टमेटिक काम कर पाता है। फिर आता है हमारा एक प्रोग्राम जिसका नाम है शेड्यूलर। तो जो शेड्यूलिंग करता है, जो अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी है कि शेड्यूलिंग इज व्हाट अबाउट, सो शेड्यूलिंग जो करेगा ऐसे प्रोग्राम्स को कहा जाता है शेड्यूलर। और ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोग्राम्स होते हैं जो सिलेक्ट करते हैं कि कौन सी जॉब रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में स्विच होगी। तो जॉब सिलेक्शन from ready state to running state, that is done by a program, that program name is called scheduler. तो ऐसे प्रोग्राम को कहा जाता है शेड्यूलर। अगर आप अपना शेड्यूल बनाते हैं तो यू आर ऑल्सो बिकम अ शेड्यूलर। फिर हमने डिस्कस किया था कि हम शेड्यूलिंग क्यों करें या ऑपरेटिंग सिस्टम शेड्यूलिंग क्यों करता है, उससे क्या ऑब्जेक्टिव है, उससे क्या उसको अचीव होता है। सो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ शेड्यूलिंग इज टू इंक्रीज CPU यूटिलाइजेशन एंड हायर थ्रूपुट। तो इससे केवल दो बेनिफिट्स मिलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को। CPU जो हमारा हार्डवेयर है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसका यूटिलाइजेशन बहुत अच्छे से हो जाता है क्योंकि कंटिन्यूसली उसको टास्क मिलती जाती है। एंड हायर थ्रूपुट, अगर CPU एक सर्टेन टाइम में बहुत ज़्यादा टास्क कंप्लीट करता है तो अल्टीमेटली उसका जो थ्रूपुट है वो हायर ही निकलेगा। तो शेड्यूलिंग का पर्पस हमें क्लियर हुआ कि हम CPU का यूटिलाइजेशन बढ़ाना चाहते हैं और हायर थ्रूपुट चाहते हैं। दैट इज व्हाई वी नीड टू डू शेड्यूलिंग। Now, then we'll discuss throughput. So it is just amount of work accomplished in a given time interval. So throughput की यहाँ पे डेफिनेशन बताई थी मैंने कि कितना अमाउंट ऑफ वर्क कंप्लीट होता है एक गिवन टाइम इंटरवल में। सपोज 1 सेकेंड में 20 प्रोसेस कंप्लीट होती है तो उससे एक जो थ्रूपुट निकलेगा कि 1/20, जो भी हमारा आंसर आएगा दैट इज द थ्रूपुट ऑफ CPU। इसी तरह से 1 सेकेंड में अगर 200 प्रोसेस एग्जीक्यूट होती है तो उसका थ्रूपुट और भी ज़्यादा आएगा, क्योंकि 1 सेकेंड में 200 प्रोसेस इस बार एग्जीक्यूट हुई है। तो गिवन टाइम इंटरवल में जो भी प्रोसेस कंप्लीट होती है उसी को कहा जाता है थ्रूपुट, उनके रेशियो को कहा जाता है थ्रूपुट। फिर हमने बात की थी टाइप्स ऑफ शेड्यूलर पे। तो कितने तरह के ऐसे प्रोग्राम्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जिनसे हम प्रोसेस को मैनेज कर सकते हैं।
तो हमें पता है प्रोसेस की 5 स्टेट होती है, न्यू स्टेट है, रेडी है, रनिंग है और टर्मिनेट है और लास्ट है हमारी सस्पेंडेड। तो इन 5 स्टेट्स में प्रोसेस बिलोंग कर सकती है। तो हमें कभी भी किसी ना किसी स्टेट से प्रोसेस को शिफ्ट करना होता है। सपोज यदि हमें न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में प्रोसेस को शिफ्ट करना है तो वहाँ पर हमें एक शेड्यूलर लगेगा। अगर कोई प्रोसेस रेडी क्यू में है, हमें उसे रेडी क्यू से रनिंग क्यू में शिफ्ट करना है, तो हमें फिर एक शेड्यूलर लगेगा। और इसी तरह से यदि हमारे पास कोई सस्पेंडेड क्यू में प्रोसेस पड़ी हुई है, उनको यदि हमें वापस से रिज्यूम करवाना हो, वापस से उसको एग्जीक्यूट करवाना हो, तो भी हमें एक शेड्यूलर लगता है। तो इस तरह से हमारे पास 3 शेड्यूलर हो जाते हैं। फर्स्ट होता है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, जिसको हम कहते हैं सीपीयू शेड्यूलर। इसका पर्पस ये होता है कि रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में प्रोसेस को सिलेक्ट करके शिफ्ट करना। क्योंकि रेडी स्टेट में कई सारी प्रोसेस का क्यू होता है, तो उसमें से क्यू मैनर पे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मैनर पर जैसे प्रोसेस क्यू में एंटर होती है, उसी ऑर्डर में प्रोसेस रनिंग क्यू में शिफ्ट होती है। सो प्रोसेस का सिलेक्शन जो रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट के लिए होता है, वो एक प्रोग्राम करता है। उसका नाम होता है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, विच इज ऑल्सो नोन एज सीपीयू शेड्यूलर, विच इज ऑल्सो नोन एज डिस्पैचर। सेकेंड था हमारा लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, जिसका पर्पस होता है डिस्क से किसी प्रोसेस को लोड करना। या हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि अगर कोई न्यू प्रोसेस है तो उसको क्रिएशन में काफ़ी टाइम लगता है। एक न्यू प्रोसेस को बनना, उसके कॉन्टेक्स्ट को प्रिपेयर होने में काफ़ी टाइम लगता है। तो एक न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में जो भी प्रोसेस आने वाली है, उनमें जो शेड्यूलर काम करेगा वो होते हैं लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, या जिसको हम जॉब शेड्यूलर भी बोल सकते हैं। थर्ड होते हैं मीडियम टर्म शेड्यूलर। जो प्रोसेस सस्पेंड मोड में पड़ी हुई है, अवेटेड मोड में है, ऐसे प्रोसेस को हमें वापस से रिज्यूम करना होता है। और रिज्यूम करने के बाद हमें उसे रेडी स्टेट में पहुंचाना होता है। और रेडी स्टेट से वापस से वो फिर रनिंग स्टेट में जाएगी और फिर अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगी। तो मीडियम टर्म शेड्यूलर वहाँ काम करते हैं सस्पेंड स्टेट से रेडी स्टेट के बीच में। तो इस तरह से हमारे 3 शेड्यूलर्स होते हैं। एक बार इसे हम ब्रीफ कर लेते हैं। ये है हमारे पास प्रोसेस का मॉडल। दिस इज न्यू स्टेट, ready state, this will be running state, terminated state, and this is called suspended state. From new to ready, न्यू स्टेट से प्रोसेस को सिलेक्ट करना और रेडी स्टेट में ट्रांसफर करना, दैट इज अ वर्क ऑफ लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। फ्रॉम रेडी स्टेट टू रनिंग स्टेट, selection of process from ready state to running state, this is the task done by short term scheduler. And from suspended state to ready state, this is done by medium term scheduler. So this is the actual work of scheduler: long term scheduler, short term scheduler, and medium term scheduler. I hope you understand.
Now the next question about the scheduling is goal of schedulings or objectives of scheduling. First one is fairness. शेड्यूलिंग का गोल होता है फेयरनेस। इसका मतलब ये कि अगर कोई भी डेटा स्ट्रक्चर हम मेंटेन करते हैं एग्जीक्यूशन के लिए, सपोज हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड यूज करते हैं, तो सारी प्रोसेस को वन बाय वन टर्न मिलना चाहिए, जो कि कहलाती है फेयरनेस। कोई भी ऐसी प्रोसेस नहीं होनी चाहिए जिसको सीपीयू एलोकेट ना हो, सीपीयू अलॉट ना हो, और सीपीयू एज अ रिसोर्सेस उसको अवेलेबल ना हो। तो फेयरनेस एक इम्पॉर्टेंट है सारे सरकमटेंसेस में। इसमें शेड्यूलर को ये चांस रहता है कि शेड्यूलर सभी प्रोसेस को वन बाय वन चांस दे, सारे प्रोसेस को वन बाय वन सीपीयू एलोकेट करे। कोई भी ऐसी प्रोसेस नहीं होनी चाहिए जो इनडेफिनिट पोस्टपोन में जाए। मतलब अगर कोई प्रोसेस सस्पेंड मोड में भी है तो उनको भी सीपीयू एलोकेट होना चाहिए। सो ये मीनिंग होता है फेयरनेस का। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर कोई शेड्यूलिंग वर्क करती है तो वो इस प्रॉपर्टी को अचीव करती है कि सारी प्रोसेस एटलीस्ट एक बार एग्जीक्यूट जरूर हो। इसे हम कहते हैं फेयरनेस प्रॉपर्टी। तो फेयरनेस होना जरूरी है किसी भी सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के अंदर। सेकंड होता है पॉलिसी एनफोर्समेंट। द शेड्यूलर हैज टू मेक श्योर दैट द सिस्टम पॉलिसी एनफोर्स। जब भी हम कोई पॉलिसी बनाते हैं या कोई पॉलिसी एनफोर्स करते हैं कि सिस्टम किस तरह से काम करेगा, प्रोसेस किस तरह से मैनेज होगी, कौन कौन से एल्गोरिथम्स हो सकती है, उनका सेफ्टी कंट्रोल प्रोसेस, मतलब उसका सेफ्टी कंसर्न क्या है, तो हम कुछ ना कुछ पॉलिसीज इस तरह से बनाते हैं जिससे हम प्रोसेस के कॉन्टेक्स्ट को प्रिजर्व करके रखते हैं। जैसे कई बार हम प्रोसेस को रीड ओनली बना देते हैं, कई बार हम प्रोसेस को राइट ओनली रखते हैं। तो जिस तरह से हमें प्रोसेस को प्रोटेक्शन देना है उस तरह से हम प्रोसेस को प्रोटेक्शन दे देते हैं वाया सेटिंग सम प्रॉपर्टीज। और ऑपरेटिंग सिस्टम भी अपनी मेमोरी लोकेशन पर कुछ रीड ओनली सेक्शन सेट करते हैं। तो अगर उस लोकेशन पे रीड ओनली सेक्शन है तो वहाँ पे और कोई प्रोसेस रीड नहीं कर सकती, क्योंकि वो रीड ओनली है। एक प्रोसेस अगर ऑलरेडी वहाँ पे रीडिंग सेक्शन में है तो दूसरी प्रोसेस वहाँ पे एंटर नहीं होती। तो इसके लिए कुछ पॉलिसी एनफोर्स की जाती है। थर्ड होता है एफिशिएंसी। अगर प्रॉपर शेड्यूलर काम कर एग्जीक्यूशन का चांस मिलता है जिससे ओवरऑल सिस्टम की इफिशियंसी बढ़ती है। तो उसके बाद आता है रिस्पॉन्स टाइम। कई सारी प्रोसेस जब क्यू में लगी होती है तो हर एक प्रोसेस का रिस्पॉन्स आने में टाइम लगता है। जैसे सपोज आप इंटरव्यू के लिए हो तो इंटरव्यू में आपको रिस्पॉन्स कब दिया गया, तो जब भी आपका इंटरेक्टिंग टाइम होगा, जब भी यूजर से इंटरेक्ट किया जाएगा, वो टाइम कहलाता है रिस्पॉन्स टाइम। फिर आता है टर्न अराउंड टाइम। A scheduler should minimize the users must wait। एक बार जब एग्जीक्यूट आपका स्टार्ट हुआ है तो आपको आपका कितने बार उसमें टर्न आया, क्योंकि एक एल्गोरिथम है, अभी हम डिस्कस करेंगे राउंड रोबिंग एल्गोरिथम। तो उस एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग हर एक प्रोसेस को एक पर्टिकुलर टाइम के लिए ही सीपीयू एलोकेट किया जाता है। तो ऐसा हो सकता है कि एक प्रोसेस को फर्स्ट टाइम जब रिस्पॉन्स मिला उसके बाद उसको 2 या 3 टर्न में उसका एग्जीक्यूशन फिनिश हुआ, तो वो टर्न अराउंड टाइम कहलाता है कि कितने टर्न के बाद उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुआ है। टोटल हम उसको कैलकुलेट करते हैं टर्न अराउंड टाइम से। तो ये हमेशा मिनिमाइज होना चाहिए, रिस्पॉन्स टाइम हमेशा मिनिमाइज होना चाहिए अगर हम बेटर सीपीयू यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं या कोई एक अच्छी एल्गोरिथम्स बनाना चाहते हैं जिससे हम शेड्यूलिंग कर रहे हैं। तो उस शेड्यूलिंग में रिस्पॉन्स टाइम मिनिमाइज होना चाहिए और टर्न अराउंड टाइम मिनिमाइज होना चाहिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है थ्रूपुट। थ्रूपुट का मतलब मैंने बताया था आपको कि मैक्सिमम जितनी भी नंबर ऑफ प्रोसेस हम डन करते हैं एक यूनिट टाइम इंटरवल पे, उससे थ्रूपुट बड़ा बनता है, मैक्सिमम बनता है। तो थ्रूपुट हमेशा मैक्सिमम होना चाहिए। बी प्रिडिक्टेबल, ये भी एक प्रॉपर्टी होती है जिसमें हम प्रिडिक्ट करते हैं अ गिवन जॉब शुड यूटिलाइज द सेम अमाउंट ऑफ टाइम एंड शुड कॉस्ट द
सेम रिगार्डलेस ऑफ द लोड ऑफ द सिस्टम्स। तो इसमें प्रिडिक्टेबल होता है कि जो भी जॉब गिवंस है, दैट जॉब शुड बी यूटिलाइज द सेम अमाउंट ऑफ टाइम। इफ यू प्रोवाइड द टाइम टू द जॉब, देन दैट जॉब शुड बी कंप्लीटेड फॉर द गिवन टाइम। एंड मिनिमाइज ओवरहेड, कम से कम ओवरहेड होना चाहिए। ऐसी हमें सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स बनानी चाहिए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के टर्म्स में अगर कोई सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स बनती है तो उसमें ये सब ऑब्जेक्टिव्स अचीव किए जाते हैं। ये सब ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए हम एल्गोरिथम्स को डिजाइन करते हैं। तो एक बार मैं फिर से रिकॉल कर देता हूँ सारे ऑब्जेक्टिव्स को। सबसे पहले सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में फेयरनेस होना चाहिए, पॉलिसी एनफोर्समेंट होना चाहिए, एफिशिएंसी ज़्यादा होना चाहिए मैक्सिमम, रिस्पॉन्स टाइम शुड बी मिनिमाइज, टर्न अराउंड टाइम शुड बी मिनिमाइज, थ्रूपुट शुड बी मैक्सिमम, इट शुड बी प्रिडिक्टेबल एंड मिनिमाइज ओवरहेड। ये कुछ गोल्स है, कुछ ऑब्जेक्टिव्स है सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स के। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, एक्सप्लेन वेरियस सीपीयू शेड्यूलिंग क्राइटेरिया। अब जब हम किसी भी प्रोसेस के साथ हम जब कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं कि हमें सपोज 5 प्रोसेस गिवन है, उसका प्रोसेसिंग टाइम गिवन है, उसका अराइवल टाइम गिवन है, तो हमसे पूछा जाता है कि उसका यूटिलाइजेशन को आप कैलकुलेट करो, उसका टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करो, उसका रिस्पॉन्स टाइम कैलकुलेट करो, उसका थ्रूपुट कैलकुलेट करो, राइट। तो ये कुछ सीपीयू के क्राइटेरियाज कहलाते हैं शेड्यूलिंग के, जिसके बेस पे वो कैलकुलेट करता है कि कौन कौन सी प्रोसेस है, किस प्रोसेस को कितना रिस्पॉन्स टाइम मिला है, किस प्रोसेस को कितना टर्न अराउंड टाइम मिला है, कितना वेटिंग टाइम है, एग्जीक्यूशन टाइम कितना है, थ्रूपुट कितना है। तो ये कुछ वेरियस सीपीयू शेड्यूलिंग क्राइटेरियाज है, उसको अब हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सबसे पहला क्राइटेरिया होता है यूटिलाइजेशन। यूटिलाइजेशन को यदि हमें कैलकुलेट करना है, तो ये है हमारा फॉर्मूला। इसके थ्रू हम अभी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। जो भी प्रोसेसर का बिजी टाइम होता है, बिजी टाइम डिवाइड बाय प्रोसेसर बिजी टाइम प्लस प्रोसेसर आइडियल टाइम। बिजी टाइम वो टाइम होता है जब प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही हो प्रोसेसर के थ्रू, और कंटिन्यूसली अगर सपोज 5 प्रोसेस गिवन है तो 1 बाय 1 प्रोसेस का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता रहता है। तो स्टार्टिंग टाइम से लेके 5th प्रोसेस का कंप्लीशन टाइम, उस टाइम को हम कैलकुलेट करते हैं बिजी टाइम में। और उस बीच में अगर प्रोसेसर कहीं आइडियल है, क्योंकि हो सकता है प्रोसेस का कुछ ना कुछ इनपुट आउटपुट ऑपरेशन कंप्लीट ना हुआ हो, या इंटरप्ट आ गया हो, वो प्रोसेस को शिफ्ट करना पड़ा हो किसी मेमोरी की दूसरी लोकेशन पे, तो ऐसे टाइम पर प्रोसेसर हो सकता है आइडियल हो, तो वो टाइम कहलाता है प्रोसेसर का आइडियल टाइम। तो हमें अगर यूटिलाइजेशन कैलकुलेट करना है तो हमें बिजी टाइम देखना होता है, डिवाइड बाय बिजी टाइम और आइडियल टाइम को ऐड करके इससे डिवाइड करना होता है। तो जो आंसर हमारे पास आता है वो होता है प्रोसेसर यूटिलाइजेशन। अभी हम कैलकुलेट करेंगे तो आपको न्यूमेरिकली अच्छे से क्लियर होगा हाउ वी कैलकुलेट प्रोसेसर यूटिलाइजेशन। फिलहाल आपको फॉर्मूले देखने और समझना है टर्म्स को, कि इसके अंदर जो फॉर्मूले के अंदर जो टर्म्स है उनको कैसे हमें कैलकुलेट करना है, या कैसे हमें उसको एक्सप्लेन करना है। सेकंड होता है थ्रूपुट। जैसे मैंने आपको बताया था, टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस कंप्लीटेड डिवाइड बाय टाइम यूनिट। तो हमें गिवन होगी कि हमारे पास टेबल में कितनी सारी प्रोसेस है। जितनी भी प्रोसेस गिवन हो, सपोज 5 प्रोसेस है, और जो टाइम यूनिट है कि लास्ट प्रोसेस का जो कंप्लीशन टाइम होगा वो हमें कंसीडर करना होता है। तो नंबर ऑफ प्रोसेसेस कंप्लीटेड डिवाइड बाय टाइम यूनिट, इससे जो आंसर आएगा वो होगा हमारा थ्रूपुट। देन आता है टर्न अराउंड टाइम।
ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। अगर हमें टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करना है तो टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेशन का जो फॉर्मूला होता है कि प्रोसेस का कंप्लीशन टाइम हमें देखना है, उसमें से हमें माइनस करना है प्रोसेस का सबमिशन टाइम। प्रोसेस का एक सबमिशन टाइम होगा कि किस टाइम पर प्रोसेस रेडी क्यू में एंटर हुई है, तो वो हमें टेबल में मेंशन होता है। उससे हमें प्रोसेस का सबमिशन टाइम देखना होता है, और जो प्रोसेस कितने टाइम के बाद फिनिश हुई है वो उसका कंप्लीशन टाइम है। तो हो सकता है 5 मिली सेकेंड तक प्रोसेस चली हो या 7 मिली सेकेंड तक चली हो, और अराइवल टाइम अगर सपोज 0 है तो हमें 7 - 0 इस तरह से प्रोसेस का टर्न अराउंड टाइम हमें निकालना होता है। उसके बाद आता है वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम का कैलकुलेशन इस तरह से होगा कि जो भी टर्न अराउंड टाइम निकलेगा प्रोसेस का, उसमें से हम प्रोसेसिंग टाइम को माइनस कर देते हैं। टर्न अराउंड टाइम माइनस प्रोसेसिंग टाइम, दैट गिव्स अस वेटिंग टाइम। देन रिस्पॉन्स टाइम हमें कैलकुलेट करना होता है। रिस्पॉन्स टाइम में फर्स्ट रिस्पॉन्स माइनस सबमिशन ऑफ रिक्वेस्ट। सो फर्स्ट रिस्पॉन्स वाला जो टाइम होगा, पहली बार जब सीपीयू ने प्रोसेस के साथ इंटरेक्ट किया होगा, वो टाइम हमें देखना होगा, उसमें से माइनस करना होता है सबमिशन टाइम। तो उससे हमें एक रिस्पॉन्स टाइम कैलकुलेट हो जाता है। तो ये कुछ फॉर्मूलेज है, कुछ क्राइटेरिया है सीपीयू के, जिनके बेस पर सीपीयू कैलकुलेशन करता है कि प्रोसेस का वेटिंग टाइम कितना है, प्रोसेस का टर्न अराउंड टाइम कितना है, रिस्पॉन्स टाइम कितना है, ओवरऑल सिस्टम का या ओवरऑल सीपीयू शेड्यूलिंग का थ्रूपुट कितना है, उसका यूटिलाइजेशन कितना है, एवरीथिंग। ये सब क्राइटेरियाज कहलाते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज प्रोसेसर शेड्यूलिंग? राइट अ शॉर्ट नोट ऑन राउंड रोबिंग एल्गोरिथम्स इन डिटेल। अब यहाँ से स्टार्ट होता है हमारी एल्गोरिथम्स। व्हाट इज प्रीएम्पशन? एक्सप्लेन वेरियस प्रिमिटिव शेड्यूलिंग पॉलिसीज। एल्गोरिथम्स की बेसिकली दो प्रॉपर्टीज है, प्रीएम्पशन एंड नॉन प्रीएम्पशन। अभी मैं डिस्कस करता हूँ। शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स में दो कैटेगरीज है हमारे पास, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। CPU scheduling deals with the problem of deciding which of the process in the ready queue is to be allocated to the CPU. Scheduling algorithms can be divided into two categories with respect to how they deal with clock interrupts. So CPU schedulings डील करती है, इसमें हमें प्रोसेस पड़ता है, सिलेक्ट करना पड़ता है रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट के लिए, और उन्हें CPU एलोकेट करना पड़ता है। और शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज depending upon how they deal with the clock interrupts. Non-preemptive scheduling algorithms. A scheduling discipline is non-preemptive if once a process has given to the CPU, the CPU cannot be taken away from the process. Now, what does it mean? The non-preemptive means once a process has been allocated to the CPU. अगर हमने CPU को एलोकेट कर दिया है प्रोसेस को, तो प्रोसेस का जो प्रोसेसिंग टाइम होगा, उस पूरे प्रोसेसिंग टाइम के लिए CPU उस प्रोसेस को अवेलेबल रहे। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर सपोज प्रोसेस का प्रोसेसिंग टाइम 10 मिली सेकेंड है और 5 मिली सेकेंड के बाद कोई दूसरी प्रोसेस ने इंटरप्ट जनरेट किया या हाई प्रायोरिटी की प्रोसेस आती है, तो वो प्रोसेसर शिफ्ट हो जाएगा। तो बीच में प्रोसेस को वो ब्रेक नहीं कर सकता, उसके एग्जीक्यूशन को ब्रेक नहीं कर सकता। इस तरह की नेचर की जो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स होती है, उनको कहा जाता है नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि एक बार अगर प्रोसेस को सीपीयू एलोकेट हुआ है, तो सीपीयू फिर उस प्रोसेस को बीच में कभी भी नहीं छोड़ेगा। Following are some characteristics of non-preemptive scheduling algorithms. In non-preemptive systems, short jobs are made to wait by longer jobs
but the overall treatment of all processes is fair. ये कुछ प्रॉब्लम्स है नॉन प्रिम्प्टिव कैटेगरी में कि अगर हम एक बार प्रोसेस को एलोकेट कर देते हैं प्रोसेसर, और अगर उसका प्रोसेसिंग टाइम बहुत बड़ा है तो बीच में शॉर्ट प्रोसेसिंग वाली जो प्रोसेस है जिनका सपोज 2 मिली सेकेंड है या 4 मिली सेकेंड है प्रोसेसिंग टाइम, तो उनको काफ़ी लॉन्ग टर्म तक वेट करना पड़ता है। हालांकि जो ट्रीटमेंट है सारी प्रोसेस को टाइम तो मिलता है, फेयर एल्गोरिथम तो रहती है, बट अननेसेसरी एक लॉन्ग टर्म वाली जो प्रोसेस है जिसका प्रोसेसिंग टाइम बहुत बड़ा है, उसके एग्जीक्यूशन के लिए बाकी जो शॉर्ट टर्म वाली प्रोसेस है जिनका प्रोसेसिंग टाइम बहुत कम है उनको काफ़ी वेट करना पड़ता है। तो ये एक तरह का यहाँ पे ड्रॉबैक रहता है। In non-preemptive system, response time are more predictable because incoming high priority jobs cannot displace waiting jobs. दूसरा यहाँ पे प्रॉब्लम ये रहता है कि जो रिस्पॉन्स टाइम है वो थोड़ा ज़्यादा प्रिडिक्टेबल रहेगा। अब कौन कौन सी एल्गोरिथम्स है जो कि नॉन प्रिमिटिव कैटेगरी में आती है, तो उन एल्गोरिथम को के नाम आपको याद रखना है। फर्स्ट है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, सेकंड है शॉर्टेज जॉब फर्स्ट। सो ये दो एल्गोरिथम्स के न्यूमेरिकल हमें सॉल्व करने हैं नॉन प्रिमिटिव नेचर में। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स एंड शॉर्टेज जॉब फर्स्ट सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स। दूसरी कैटेगरी होती है प्रिमिटिव शेड्यूलिंग। प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग, इसका मतलब ये होता है कि एक बार अगर हमने प्रोसेस को सीपीयू एलोकेट कर दिया है तो बीच में सीपीयू शिफ्ट हो सकता है। A scheduling discipline is primitive if once a process has given the CPU can taken away. Primitive preemption means the operating system moves a process from running to ready without the process requesting it. सो प्रिम्पशन का मतलब ये होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कभी भी किसी भी प्रोसेस को रनिंग स्टेट से रेडी स्टेट में शिफ्ट कर सकता है। अगर प्रोसेस रिक्वेस्ट ना करे तो भी रनिंग स्टेट से रेडी स्टेट में प्रोसेस शिफ्ट हो सकती है। और ऐसा तब हो सकता है कि अगर प्रोसेस सपोज एग्जीक्यूशन में है और उसके उसके ऊपर कुछ इंटरप्ट आ जाता है, उसकी कुछ रिक्वायरमेंट जनरेट हो जाती है, उसको किसी हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट आ जाती है, उसको कुछ इनपुट आउटपुट ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट आ जाती है, उस केस में प्रोसेस कंप्लीट नहीं होती है और वो प्रोसेस रेडी स्टेट से सॉरी रनिंग स्टेट से रेडी स्टेट में हमें शिफ्ट करना पड़ता है। An operating system implementing this algorithm switches to the processing of a new request before completing the processing of the current request. The preempted request is put back into the list of pending request. कौन कौन सी एल्गोरिथम्स है जो जो प्रिमिटिव नेचर की है उसके बारे में बात करते हैं। तो राउंड रोबिंग एल्गोरिथम्स, इसको आरआर भी बोला जाता है, राउंड रोबिंग सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स। नेक्स्ट है प्रायोरिटी बेस्ड सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स एंड शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम नेक्स्ट सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। ये तीन ऐसी एल्गोरिथम्स हैं जिनको कंसीडर किया जाता है प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में। तो आपको ध्यान रखना है हमारे पास दो कैटेगरी है। सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स के बेसिकली दो कैटेगरी है। नॉन प्रीएम्प्टिव एंड प्रीएम्प्टिव। नॉन प्रीएम्प्टिव में एफ सी एफ एस
and shortest job first. First in, first come, first serve. Shortest job first. और प्रिमिटिव कैटेगरी में हमारे पास कुछ एल्गोरिथम्स हैं। राउंड रोबिन सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स and shortest remaining time next. Shortest remaining time next. एंड यहाँ पर एक और एल्गोरिथम है प्रायोरिटी बेस्ड एल्गोरिथम. So round robin, priority based algorithms, shortest remaining time next. These are primitive in nature. Okay, so let's have a look. First come first serve. सबसे पहले अब हम एक एल्गोरिथम को सॉल्व करते हैं, उसका न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि एल्गोरिथम्स किस तरह से काम करती है. अगर हमारी सारी प्रोसेस एफसीएफएस मैनर पे सॉल्व होती है, एफसीएफएस मैनर में अगर उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है तो कैसे टर्न अराउंड टाइम और रिस्पॉन्स टाइम, थ्रूपुट, सीपीयू यूटिलाइजेशन, ये सब कैलकुलेट होता है. सो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, एफसीएफएस. सबसे पहले इसका नेचर है किस तरह का, हमने कैटेगरी बनाई है. फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व कम्स इनटू अ नॉन प्रिमिटिव नेचर. इसका मतलब है कि हमें एक बार सीपीयू एलोकेट करना है तो उसको पूरा कंप्लीट एग्जीक्यूट ही करना है, सीपीयू बीच में शिफ्ट नहीं होगा. राइट. तो इस तरह से जितनी भी प्रोसेस हमें गिवन होगी, कंप्लीट प्रोसेसिंग टाइम तक सीपीयू उसके साथ ही रहेगा और उसको एग्जीक्यूट करेगा. तो इस नेचर से हमें उसको सॉल्व करना है. तो देखते हैं कैसे सॉल्व होती है. एग्जाम्पल हमें कुछ इस तरह से गिवन होगा. एग्जाम में हमें प्रोसेस के कुछ सेट गिवन होंगे और प्रोसेसिंग टाइम हमें गिवन होगा. प्रोसेस सपोज करते हैं P1, P2, P3. हमारे पास 3 प्रोसेस है और हर एक प्रोसेस का प्रोसेसिंग टाइम गिवन है. यहाँ पे प्रोसेसिंग टाइम एक टर्म को रेफर करता है जिससे ये पता चलता है कि P1 को कंप्लीट होने में 13 मिली सेकेंड लगता है, P2 को कंप्लीट होने में 8 मिली सेकेंड और P3 को कंप्लीट होने में 83 मिली सेकेंड. यूनिट आप कुछ भी ले सकते हैं, सेकेंड ले सकते हैं, मिली सेकेंड ले सकते हैं, माइक्रो सेकेंड ले सकते हैं, जो भी आपका मन हो वैसा आप यूनिट में ले सकते हैं, सेकेंड में. अगर क्वेश्चन में गिवन है तो आप ट्राई करो उसको मिली सेकेंड से रखो. अगर मेंशन नहीं हो तो फिर आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं. हमें क्वेश्चन पूछा गया है ड्रॉ द जैन चार्ट फॉर एफसीएफएस पॉलिसी. हमें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेस पे एक जैन चार्ट तैयार करना है. कंसिडरिंग द फॉलोइंग सेट ऑफ प्रोसेस दैट अराइव्स एट टाइम इंटरवल 0. सभी के लिए हमें अराइवल टाइम 0 दिया हुआ है. सो हमें क्या क्या गिवन है वो सबसे पहले हम नोट करते हैं. कितनी प्रोसेस गिवन है, प्रोसेसिंग टाइम क्या है और अराइवल टाइम क्या है, वो हमें सबसे पहले नोट करना होता है. लेंथ ऑफ सीपीयू टाइम गिवन इन मिली सेकेंड. सीपीयू का जो क्लॉक पल्स वाला जो टाइम है वो मिली सेकेंड में कैलकुलेट होता है. तो यहाँ पे हर एक प्रोसेस के लिए हम जो क्लॉक पल्स कैलकुलेट करेंगे वो मिली सेकेंड में करेंगे. जैसे क्लॉक का एक टिक होता है वैसे यहाँ पर एक मिली सेकेंड हम कैलकुलेट करने वाले हैं. कैलकुलेट एवरेज वेटिंग टाइम. अब हमें क्या क्या निकालना है, तो हमें निकालना है एवरेज वेटिंग टाइम, एंड
throughput and CPU utilization. So four criteria हमें डाउन टाइम कैलकुलेट करना होगा, प्रोसेस का इंडिविजुअल निकाल के हमें सम करना होगा और डिवाइड करना होगा 3 से, क्योंकि हमें 3 प्रोसेस गिवन है। फिर हम थ्रूपुट के फॉर्मूले से थ्रूपुट कैलकुलेट करेंगे एंड सीपीयू यूटिलाइजेशन के फॉर्मूले से सीपीयू यूटिलाइजेशन हम कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले आता है जेन चार्ट। अगर इस प्रोसेस के लिए यदि हमें जेन चार्ट बनाना है, तो लेट्स क्रिएट FCFS मैनर पे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो एल्गोरिथम का नाम आपको याद रखना, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। इस एल्गोरिथम के हिसाब से हमें सबसे पहले डिजाइन करना है, पहला क्राइटेरिया हमारा जेन चार्ट। जेन चार्ट एक मैथमेटिक टर्म्स है जिसमें हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी प्रोसेसेस को। मैं अभी आपको बताता हूँ कैसे ग्राफिकली हम कैलकुलेट करेंगे। इस तरह से आपको एक जेन चार्ट बनाना होता है। इस जेन चार्ट में सारी प्रोसेस का अराइवल टाइम 0 है। अब हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व मैनर पे सॉल्व कर रहे हैं, तो सबसे पहले टेबल में देखिए कि कौन सी प्रोसेस अराइव है। सो फर्स्ट है प्रोसेस P1, उसके बाद है प्रोसेस P2, उसके बाद है प्रोसेस P3। सो जिस ऑर्डर में प्रोसेस टेबल में अराइवल होती है, एक्चुअल में ये टेबल है रेडी स्टेट। सो रेडी स्टेट में जिस ऑर्डर में प्रोसेस अराइवल होती है, उसी ऑर्डर में हमें उसको प्रोसेस करना है, CPU एलोकेट करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम प्रोसेस P1 से। सपोज प्रोसेस P1 यहाँ पर आती है। अराइवल टाइम प्रोसेस P1 का 0 रहेगा। इवन सारी प्रोसेस का अराइवल टाइम 0 है, ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में मेंशन है दैट P1 P2 P3 ऑल अराइव्ड एट टाइम इंटरवल 0। तो सारी प्रोसेस को हम 0 पर ही अराइवल मानेंगे। नाउ एज प्रोसेस P1 arrived at time interval 0, then it will be execute till 13 millisecond, because in the table we have given processing time 13 millisecond. So it will start from 0 and finish at 13 millisecond. सो इन बिटवीन 0 से 13 के बीच में हम कभी भी CPU को शिफ्ट नहीं करेंगे। प्रोसेस का एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा, उसके बाद ही CPU शिफ्ट होगा, क्योंकि ये नॉन प्रिमिटिव है। जैसे ही 13 मिली सेकेंड के बाद प्रोसेस P1 फिनिश होती है, इसका एक जेन चार्ट तैयार होगा। और जेन चार्ट में क्योंकि सारी प्रोसेस का अराइवल टाइम 0 था, तो हमें यहाँ पर एक वेटिंग बनाना होगा, क्योंकि 0 पर ही P2 भी आई होगी और P3 भी आई होगी। तो यहाँ पर आपको एक वेटिंग क्यों बनाते हुए आपको बताना होगा कि P2 इज ऑल्सो वेटिंग and P3 process is also waiting. This is a waiting queue. Then afterward P2 will select, क्योंकि P1 का एग्जीक्यूशन फिनिश होता है 13 मिली सेकेंड पर, तो P2 का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा और वो चलेगा 8 मिली सेकेंड तक। तो P2 स्टार्ट होगा यहाँ से, और 13 + 8
लेट्स सपोज 13 + 8 को हम मान के चलते हैं। ट्वेंटी 1 मिली सेकेंड पर ये फिनिश होगी P2। 21 मिली सेकेंड की जब P2 फिनिश होगी तो इसकी जो वेटिंग क्यू होगी, इसके अंदर केवल एक ही प्रोसेस वेटिंग में होगी, दैट इज P3। सो ये है इसकी वेटिंग क्यू। अब नेक्स्ट प्रोसेस शेड्यूल होगी, वो होगी P3। यहाँ पर होगा P3, इसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा 21 मिली सेकेंड से, और इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो है 83। तो 83 + 21, 83 + 104. 104। सो ये फिनिश हो जाएगी 104 पे। और P3 का जब एग्जीक्यूशन स्टार्ट रहेगा, ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस P3 देयर इज नो प्रोसेस इन द वेटिंग, क्योंकि ऑलरेडी टेबल में हमारे पास 3 ही प्रोसेस गिवन थी। सो जैन चार्ट एक्चुअली हमें ये बताता है कि प्रोसेस का ऑर्डर कैसा है, किस टाइम इंटरवल पर कौन सी प्रोसेस आ रही है, प्रोसेस का कंप्लीशन टाइम कितना है। हम जैन चार्ट से काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमें कुछ क्राइटेरिया बोले गए थे, वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जैन चार्ट कुछ इस तरह से बनेगा: 0, 13, 21 एंड 104, P1, P2, P3। अब हमें करना होता है कैलकुलेशन टर्न अराउंड टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला होता है प्रोसेस का कंप्लीशन टाइम माइनस प्रोसेस का सबमिशन टाइम। तो अगर हम प्रोसेस P1 का टर्न अराउंड टाइम निकालते हैं, टर्न अराउंड टाइम ऑफ प्रोसेस P1, फॉर्मूले के हिसाब से हमें वो टाइम कैलकुलेट करना है, टाइम ऑफ प्रोसेस कंप्लीटेड टाइम माइनस सबमिशन टाइम। टाइम माइनस टाइम ऑफ सबमिशन या अराइवल टाइम, आप कुछ भी कह सकते हैं। और दोनों टाइम हमें पता होता है, सो इक्वल टू में कंप्लीशन टाइम। प्रोसेस P1 का हम निकाल रहे हैं, तो हमें जैन चार्ट से पता चल रहा है कि प्रोसेस P1 का कंप्लीशन टाइम 30 मिली सेकेंड है। सो हमें यहाँ पे लिखना होगा 13 माइनस अराइवल टाइम। हमें दिया हुआ था कि प्रोसेस P1 0 टाइम इंटरवल पर अराइव है, तो 13 माइनस 0 ये हमें दे देगा 13। सो 13 मिली सेकेंड प्रोसेस P1 का टर्न अराउंड टाइम निकला। सिमिलरली प्रोसेस P2 का यदि हम निकालें टर्न अराउंड टाइम ऑफ प्रोसेस P2, तो वो हमें दे देगा P2 का प्रोसेसिंग टाइम, प्रोसेस कंप्लीशन टाइम है 21। सो 21 minus process P2 is also arrived at time interval 0 according to questions. So 21 minus 0 gives us 21. And similarly, turnaround time of process P3 is equal to प्रोसेस P3 का जो कंप्लीशन टाइम है वो 104 है। सो 104 माइनस 0 इक्वल टू 104 मिली सेकेंड। सो इंडिविजुअल प्रोसेस का टर्न अराउंड टाइम निकालना होगा, देन उसके बाद हमें एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालना होता है। सो एवरेज टर्न अराउंड टाइम ऑफ प्रोसेस इज इक्वल टू, सभी को आप ऐड कर दीजिए, 13 + 21 + 104 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस। इसे अब जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट इज अराउंड 46 मिली सेकेंड। So 13 + 21 + 104 divided by 3. So it gives us average turnaround time. So इस तरह से हमें इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना होता है। तो ये हमने केवल एक क्राइटेरिया निकाला है, दैट इज टर्न अराउंड टाइम। इसी तरह से हम वेटिंग टाइम भी निकाल सकते हैं। वेटिंग टाइम में हमें टर्न अराउंड टाइम माइनस प्रोसेसिंग टाइम करना होता है। टर्न अराउंड टाइम हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो हमें यही वैल्यू कंसीडर करनी है।
जैसे मैं एक प्रोसेस का निकाल के बताता हूँ। P1 का यदि हम वेटिंग टाइम निकालें तो वेटिंग टाइम के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग टर्न अराउंड टाइम माइनस प्रोसेसिंग टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम हमारा प्रोसेस P1 का निकला है 13 और प्रोसेसिंग टाइम आपको टेबल से देखना है। प्रोसेसिंग टाइम टेबल से देखने को मिलेगा। सो 13 माइनस 13 इज इक्वल टू 0। सो प्रोसेस P1 का वेटिंग टाइम निकल गया 0। और जैन चार्ट से भी हमें पता चलता है कि प्रोसेस P1 को कुछ भी वेट नहीं करना पड़ा। सबसे पहले उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ। सबसे पहले P1 का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ था, CPU से एलोकेट हुआ है, राइट। इसी तरह से P2 का अब हम निकाले वेटिंग टाइम। तो P2 के वेटिंग टाइम के लिए P2 का जो टर्न अराउंड टाइम है वो है 21 और टर्न अराउंड टाइम माइनस प्रोसेसिंग टाइम, तो प्रोसेसिंग टाइम है 8 टेबल में से देखकर। तो 21 माइनस 8 इज इक्वल टू 13। और जेन चार्ट से भी देखिए तो आपको पता चलेगा P2 को एटलीस्ट 13 मिली सेकेंड का वेट करना पड़ा, क्योंकि P1 का एग्जीक्यूशन 13 मिली सेकेंड पर फिनिश हुआ था और उसके जस्ट बाद स्टार्ट हुआ था P2 का एग्जीक्यूशन। सो जेन चार्ट हमें ये भी बताता है कि हम टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम को डायरेक्टली जेन चार्ट से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बट क्योंकि हमें फॉर्मूले गिवन है और फॉर्मूले के बेस पर ही हमें कैलकुलेट करना होता है, उसी से हमें नंबरिंग भी मिलती है G2 में, तो आपको इसी पैटर्न पे सॉल्व करना है। एंड सिमिलरली वेटिंग टाइम ऑफ प्रोसेस P3, सो टर्न अराउंड टाइम माइनस प्रोसेसिंग टाइम 104 माइनस 83 इक्वल टू 21 मिली सेकेंड। और फिर आप सबको सम कर दीजिए। 0 प्लस 13 प्लस 21 डिवाइड बाई 3 गिव्स अस 11.33 मिली सेकेंड। सो ये सेकेंड क्राइटेरिया हमने निकाला, एवरेज वेटिंग टाइम। और अगर थ्रूपुट हमें निकालना है, थर्ड क्राइटेरिया, सो टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस कंप्लीटेड माइनस डिवाइड बाय टाइम यूनिट। ये फॉर्मूला होता है थ्रूपुट कैलकुलेट करने का। टोटल प्रोसेस हमारे पास 3 है और टोटल टाइम जो लास्ट प्रोसेस का कंप्लीशन टाइम है वो है 104। तो ये टाइम आपको कैलकुलेट करना है। 3 डिवाइड बाय 104 विल गिव्स अस 0.028 मिली सेकेंड। एंड प्रोसेसर का यूटिलाइजेशन फोर्थ क्राइटेरिया है, वो हमें कैलकुलेट करना है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो प्रोसेसर का बिजी टाइम डिवाइड बाय प्रोसेसर बिजी टाइम प्लस प्रोसेसर आइडियल टाइम। सो प्रोसेसर का बिजी टाइम, जैसा मैंने आपको बताया था कि प्रोसेसर स्टार्ट होता है एग्जीक्यूशन करना प्रोसेस P1 से लेकर P3 तक। तो 0 से लेकर 104 मिली सेकेंड तक कहीं भी प्रोसेसर आइडियल नहीं रहा, तो इसका आइडियल टाइम 0 रहेगा और प्रोसेसिंग जो बिजी टाइम है वो 104 रहेगा। तो 104 डिवाइड बाय 104 प्लस 0, और क्योंकि हमें परसेंटेज में निकालना होता है देन इट इज मल्टीप्लाइड बाय 100। सो इट गिव्स अस 100% यूटिलाइजेशन। So this is one example or numerical example which we have done based on first come first serve। अब इससे रिलेटेड अब आगे भी क्वेश्चंस रहेंगे, आपको भी गूगल से उसको सर्च करके कुछ इसकी प्रैक्टिस करनी होगी, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व किस तरह से सॉल्व होता है। अब नेक्स्ट कुछ लेक्चर्स जो होंगे उसमें हम आगे की जो एल्गोरिथम्स है वो कवर करेंगे। So this is all about today's lecture content. Thank you so much.